नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारतीय कला और संस्कृति का भाग 29 आपके सामने पेश है, जिसमें हम बात करेंगे सांस्कृतिक संस्थानों की, भारतीय सांस्कृतिक संस्थानों की। तो वीडियो नोट शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, और इन सब वीडियोस की एक साथ प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। देखिए, सांस्कृतिक संस्थानों को हम विशेषतया दो भागों के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहला तो उसमें होगा सरकारी और गैर सरकारी। ये क्या है दोस्तों? सरकारी मतलब उसका रख रखाव, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है वो सरकार के अधीन होंगे। गैर सरकारी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया होगा और सरकार के साथ वो कोई रेशो के अंदर मिले होंगे। ऐसे संस्थान जो ट्रस्टी भी हो सकते हैं, एक तरीके से ट्रस्ट के हवाले से भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की देख रेख करने के लिए, कला और संस्कृति की उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए सरकार ने अनेक संस्थानों को गठित कर रखा है। सरकार ने ही गठित कर रखा है। भारतीय कला और संस्कृति में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हों, चाहे वो नृत्य से रिलेटेड हों, जो भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण किया जाता है, उनको प्रबंधन किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम संस्था देखेंगे, वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसको एएसआई भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, ये पूरे देश में ये विभाग है, एक विभाग होगा, उसकी ब्रांचेज होंगी। ओके, उन ब्रांचेस के माध्यम से वो क्या करेगा, कार्य करेगा अपने। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश में 27 भागों में विभाजित है। ये जो 27 भाग हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। इसके प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले महानिदेशक थे। प्राचीन वस्तुओं की अवैध निर्यात की क्रियाविधि पर यह लगाम लगाता है ये विभाग। और इसमें जो मैंने आपको बताया 27 जो भाग है इसके पूरे देश में, वो अपने अपने क्षेत्रों की पुरातात्विक स्मारकों को ध्यान में रखते हैं, पुरातात्विक चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। सीधे रूप में हम कहें तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान निदेशक की बात करें, अपडेटेड है बिल्कुल आपके लिए, ये उषा शर्मा है इसकी वर्तमान निदेशक। अब देखिए, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, इसका एएसआई का क्या करता है, निर्देशन करता है। तो ये अधिनियम है, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत ये कार्य करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये इस अधिनियम के तहत कार्य करता है। तो इसके 27 भाग है। कुछ हमने इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये एक तरीके से आकाशवाणी है। रेडियो जैसे आजकल आप मॉडर्न एफएम सुन रहे हैं 93, 95, ऐसे ही ये आकाशवाणी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ये क्या है, अधीन है। कौन? AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये भारत की सरकारी रेडियो सेवा है। कैसी सेवा है ये? भारत की सरकारी रेडियो सेवा है। ये 24 आवर्स चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। समाचार इसमें बहुत आते हैं, बहुत से क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आते हैं। तो इनके जो स्टेशन है उनकी संख्या पूरे देश में लगभग 420 हो गई है। तो वो 420 स्टेशनों के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिनके अलग अलग समय पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। देखिए, इनका जो उद्देश्य है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। जो इसका लोगो होगा उसके ऊपर भी ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आप लिखा हुआ देख सकते हैं। मतलब ये होगा कि भाई जो सुनने वाले हैं उनकी हम सेवा भी करें और उनको शिक्षित भी करें, साथ में मनोरंजन करना तो इनका लक्ष्य है ही। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में मैंने आपको बता दिया 420 है पूरे देश में स्टेशन इसके। 23 भाषा व लगभग 146 उपभाषा में यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है इसके अंदर। इसे प्रसार भारती अधिनियम से नियंत्रित किया जाता है। प्रसार भारती अधिनियम से इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम इसका सबसे पुराना चलता आ रहा है, विविध भारती 1957 से चलता आ रहा है। इसका प्रसिद्ध कार्यक्रम है विविध भारती, जिसके ऊपर समाचार भी सुनाए जाते हैं, क्षेत्रीय कार्यक्रम भी सुनाए जाते हैं, मनोरंजन भी करवाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे प्रसिद्ध पुराना कार्यक्रम है। तो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहित करना है, भारतीय संस्कृति की विविधता दिखाना है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों की ज्ञान देना। ठीक है, और जैसे खेल कूद अन्य खेलों को प्रोत्साहन देना है,
अनुसंधान जितने भी खोज हो रही हैं उनको प्रोत्साहित करना है। कहने का मतलब पूरा का पूरा ये देश को समर्पित है। क्या? ऑल इंडिया रेडियो। भारतीय सांस्कृतिक परिषद, तीसरा देखिए संस्थान आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना हुई 1950 में। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये इसका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का संरक्षण देती है, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी। ये इंडियन कल्चर को प्रोत्साहित करती है, उसको संरक्षण देती है। बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिनमें हम प्रमुख बता दें, दिल्ली में जैज फेस्टिवल आयोजित होता है, वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के अंतर्गत ही होता है, जिसकी स्थापना कब हुई हमने आपको बता दिया 1950 में। मुख्य जो उद्देश्य है इसका दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य अकादमी, देखिए 1954 में इसकी स्थापना हुई। ये एक स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त शासी संगठन है। 24 से अधिक भारतीय भाषाओं का ये भार उठाता है। इसके अंदर इतनी भाषाओं के ऊपर कार्य होता है, लिखे हुए ग्रंथ समाहित होते हैं, किताबें छपती हैं इतनी भाषाओं के ऊपर, जिनके अंदर 24 भाषाओं की हम बात करें तो कौन सी भाषाएं? देखिए 22 भाषाएं तो जो हमारे संविधान ने मान्यता प्रदान कर रखी है अनुसूची 8 के तहत। ठीक है, प्लस में 2 अंग्रेजी और राजस्थानी, इस भाषा को भी इसमें समाहित किया गया है। साहित्य अकादमी इन 24 भाषाओं में रचनाओं का प्रकाशन करता है। जैसे इसमें कई पुरस्कारों का भी आयोजन किया जाता है, भाषा सम्मान, प्रेमचंद फेलोशिप आदि इसमें प्रदान किए जाते हैं साहित्य अकादमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी 1952 में ये स्थापित हुई। भारत सरकार की कला क्षेत्र में ये पहली अकादमी है, पहली एकेडमी है। ठीक है, उद्घाटन किया इसको पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये संगीत, नाटक, नृत्य प्रत्येक क्षेत्र में कला को एक दिशा देने का कार्य करती है संगीत नाटक अकादमी। इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिनमें भाग लेकर व्यक्ति इन फील्ड के अंदर जा सकता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में की गई, जहां पर ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, डिप्लोमा करवाए जाते हैं, स्नातक आधार पर भी कोर्सेज उपलब्ध है यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। यूनेस्को से जुड़कर ये कार्य करती है। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया संगीत नाटक अकादमी, ये यूनेस्को से जुड़कर क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ललित कला अकादमी, ये 1954 में स्थापित हुई। मुख्य केंद्र इसका दिल्ली में है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करना इसका कार्य है या उद्देश्य मान लीजिए। दृश्य कला के विकास के संरक्षण हेतु ये विशेषतः कार्य करती है। भारतीय कला और संस्कृति को चित्र में प्रदर्शन करने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। ललित कला अकादमी में ज़्यादातर चित्रकला पर ध्यान दिया जाता है। तो भारतीय कला और संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी लगाते हैं इसकी, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इसके अंतर्गत आयोजित की जाती है। 1954 में ये स्थापित हुई, मुख्य केंद्र इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कला व विरासत ट्रस्ट। ठीक है, अब देखिए 1984 में स्थापित हुई दिल्ली में। विरासत के बारे में जागरूकता फैलाना इनका क्या है? कार्य है। ये जो विरासत ट्रस्ट है इसका यही कार्य है कि भाई विरासत जो हमारी है, हिस्ट्री जो हमारी है, जो भी हमने इतने दिनों से संभाल के रख रखी है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका कार्य है। और इस ट्रस्ट की शाखाएं हैं 170 पूरे देश में, जिन्हें चैप्टर कहा जाता है। इस ट्रस्ट की शाखाओं को चैप्टर कहा जाता है। पूरे 170 हैं देश में। ठीक है, जैसे स्मारक होते हैं, खंडर होते हैं, जैसे टूट फूट जाते हैं उनको अपनी अवस्था में लेकर आना। ठीक है, और विरासत वार्ता का निर्माण करना, समर्थन करना, नागरिकों के आसपास उनके स्थित जितनी भी जीवंत विरासतें हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना, यही इन सब के कार्य हैं इस ट्रस्ट के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय है ये एक तरीके से। 1929 और 30 में एडवर्ड लुटियन द्वारा इसको बनाया गया था।
अब देखिए ये है क्या, इसको तीन मूर्ति स्थल का भी नाम दिया गया। दरअसल में ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक तरीके से आवास स्थल था, वहाँ पे ये रहते थे। उनकी बहुत सारी चीज़ें इसी महल में थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई 1964 में, तो ये एक कार्य हो गया कि उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई संग्रहालय के रूप में इस घर को बना दिया गया। और फिर वो जो चीज़ें थी, इनकी लिखी हुई किताबें थी और भी इनसे संबंधित जितने भी सामान था उसको इसमें एक तरीके से संग्रहालय के द्वारा रख दिया गया। फिर इसमें एक पुस्तकालय की भी स्थापना कर दी गई जो 1974 के लगभग शुरू हो गई। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये नेहरू जी का निवास स्थान था, रहते थे यहाँ पे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे IGNCA बोलते हैं, 1985 में स्थापित हुआ राजीव गांधी के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है राजीव गांधी जी ने इंदिरा जी की स्मृति में इसको स्थापित करवाया। ये स्वायत्त संस्थान है, कला अनुसंधान संरक्षण प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है ये, और दृश्य व प्रदर्शन कला पर ध्यान केंद्रित है इसका। मौखिक व दृश्य कलाओं को रूपों को विभिन्न संसाधनों का केंद्र बनाना, जितनी भी मौखिक और दृश्य कलाएं हैं उनको विभिन्न संसाधनों के माध्यम से विकसित करना इसका क्या है, उद्देश्य है, कार्य है। इसकी फिलहाल 6 इकाइयां कार्यरत हैं। कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? 6। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय शिल्प परिषद। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। कैसा है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये हस्तशिल्प उद्योग को ही विकसित करता है, उसी का विकास करता है। हस्तशिल्प मतलब हाथों से जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी निर्माण किए जाते हैं, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, उसको ये प्रोत्साहित करता है, उनको स्वरोजगार दिलाता है, रोजगार को प्रोत्साहन दिलाता है। इसकी स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1976 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। तो जो इसका मुख्यालय है उसको कमला भवन भी कह दिया जाता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर। यहाँ पर जो मेला भरता है वो शिल्प मेला प्रसिद्ध है। शिल्प मेला मतलब कला, जो भी हाथों से बनाया हुआ सामान है वो शिल्प मेला यहाँ का प्रसिद्ध होता है। और ये बहुत जगह अपने मेलों का आयोजन भी करते हैं भारतीय शिल्प परिषद के माध्यम से। तो ये गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि हस्तशिल्प उद्योग को विकसित करना, उसको सामर्थ्य प्रदान करना, उसके लोगों को रोजगार के अवसरों की ओर विकसित करना। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, PDF के लिए जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर। और यदि आपको सारी वीडियोस एक साथ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस भारतीय कला संस्कृति के एक साथ देख सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।